चलिए, तो कल तक की क्लास के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि ऑडिटर को डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करनी है। यानी बेसिकली हमने कहा था कि तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी तीन चीज़ों को जो है इवेलुएट करेंगे। सबसे पहली चीज़ थी उसकी ऑब्जेक्टिविटी। उसको आपको अच्छे से इवेलुएट करना है कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं। सेकंड था कॉम्पिटेंस। उस दोनों के लिए हमने आपको बताया था क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। और लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था जो कि हमारा 5 स्टार टॉपिक भी था कि ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हमारे पास में है एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच, तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है कि जो इंटरनल ऑडिटर है, क्या इंटरनल ऑडिटर ने, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिसिप्लिन अप्रोच लगाना, इसका मतलब ये है कि क्या इंटरनल ऑडिटर ने सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो करी है क्या। देखिए, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच का मतलब है उसका जो ऑडिट करने का तरीका है, ठीक है ना। अप्रोच का मतलब है ऑडिट करने का तरीका, उसका ऑडिट करने का तरीका किसका, इंटरनल ऑडिटर का। वो तरीका सिस्टमेटिक या डिसिप्लिन था या नहीं। अब सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, अगर सिस्टमेटिक डिसिप्लिन का मतलब बस ये ही है, वैसे अगर आसान भाषा में कहूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन का मतलब कि जैसे उसने ऑडिट करते समय, जैसे ऑडिट करते समय, ठीक है, ऑडिट करते समय प्रॉपर प्लानिंग करी हो, ठीक है, प्रॉपर प्रोग्राम बनाया हो, डॉक्यूमेंटेशन करा हो, और पीछे चलें तो प्लानिंग से पहले भी रिस्क असेसमेंट करा हो। यही पढ़ा था हम लोगों ने। अगर उसने रिस्क असेसमेंट करा है, प्लानिंग करी है, प्रोग्राम बनाया है, डॉक्यूमेंटेशन करा है, मतलब जैसे हम लोग जनरली ऑडिट करनी चाहिए जैसे हमें, वैसे उसने करा है, तो मतलब वो सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच टू प्लानिंग, परफॉर्मिंग, सुपरवाइजिंग, रिव्यूइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग इट्स एक्टिविटी distinguishes the activities of internal audit function from other monitoring control activities, right। अगर कोई भी इंटरनल ऑडिटर अपने काम में प्लानिंग, परफॉर्मिंग, सुपरवाइजिंग, रिव्यूइंग, डॉक्यूमेंटिंग ये सब कर रहा है, उसने अपनी एक्टिविटीज में सब करा है, तो नेचुरली देखिए उसकी जो ऑडिट है वो इंटरनल ऑडिट करने का जो तरीका है उससे काफी अलग है, मतलब अच्छा है। इट डिस्टिंग्विशेस द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन फ्रॉम अदर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हम लोग जनरली जब फाइनल ऑडिट करते हैं तब लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरनल ऑडिटर जो है उसके काम को अगर हम वैसे देखें, इन जनरल अगर हम देखें इंटरनल ऑडिटर के काम को, तो इंटरनल ऑडिटर को मॉनिटरिंग का काम भी करना पड़ता है। ऑडिट का तो करना ही है, मॉनिटरिंग क्योंकि वो तो सजेशन वगैरह भी देता है, रिकमेंडेशंस भी देता है ना इंटरनल ऑडिटर को। अब ऐसे में इंटरनल ऑडिटर ने जो काम करा है, वो इंटरनल ऑडिटर का काम, ध्यान से सुनिएगा, वो इंटरनल ऑडिटर का वर्क जो उसने परफॉर्म करा और सिस्टमेटिकली जो अप्रोच उसने फॉलो करा है। अभी जो सिस्टमेटिक अप्रोच, अगर हम बिल्कुल जनरल बात करें, तो उसने, इंटरनल ऑडिटर ने मॉनिटरिंग का भी काम करना होता है, उसे ऑडिट का भी काम करना होता है, फाइनल ऑडिटर को सिर्फ ऑडिट का काम करना होता है। अच्छा, मॉनिटरिंग करके सजेशन भी देने होते हैं बेचारे को, यानी उसके साथ कितने सारे काम है देखो आप। अब ऐसे में वो बंदा अगर ऑडिट में भी ये सारी अप्रोच फॉलो कर रहा है जो कि फाइनल ऑडिटर करता है, तो मतलब बंदे का देखो ना आप, उसका काम मॉनिटरिंग के फंक्शन से तो बिल्कुल ही अलग हो गया। तो अभी हम उसके काम को यूज कर सकते हैं, राइट। जनरली इंटरनल ऑडिटर इतना अप्रोच, वो रिस्क असेसमेंट करना, प्लानिंग करना, परफॉर्मिंग ये नहीं करता, क्योंकि उसको 100% एग्जामिनेशन करना होता है। तो उसको कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है रिस्क असेसमेंट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्लानिंग एंड ऑल, तो 100% ही करना है। फिर भी उसने करा, दैट मीन्स उसका काम थोड़ा अलग है, तो आप यूज कर सकते हो। अलग है मतलब अच्छा है। Factors that may affect external auditors documentation determination whether internal audit function is systematic and disciplined approach include the following। अब ऑडिटर, फाइनल ऑडिटर कैसे चेक करेगा। सो व्हेन फाइनल ऑडिटर, या हम लोगों ने यहाँ पे जैसे पीछे मैंने आपको कहा था कि इन्होंने यहाँ पे फाइनल ऑडिटर वर्ड यूज नहीं करा है, ठीक है ना, इन्होंने एक्सटर्नल ऑडिटर वर्ड यूज करा है। तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, व्हेन एक्सटर्नल ऑडिटर इज इवेल्युएटिंग, मेरी बात को ध्यान समझना, वेदर internal auditor has followed systematic and disciplined approach or not।
ठीक है, देन ही शैल कंसीडर। अब हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि हमें देखना पड़ेगा ना, वैसे तो पता चल जाता है, फिर भी इन्होंने बताया क्या क्या चीजें आप देखना, जैसे एग्जिस्टेंस, एडिक्वेसी एंड यूज ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर। क्या ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिट जो प्रोसीजर होता है, जो प्रॉपर प्रोसीजर है, वो उसका एग्जिस्टेंस, उसकी एडिक्वेसी, उसका डॉक्यूमेंटेशन देखा या नहीं देखा। which covers the risk assessment, work program, documentation and reporting, the nature and extent of commensurate with size and circumstances. Whether internal audit function is appropriate quality control policies, क्या इंटरनल ऑडिटर ने प्रॉपर एप्रोप्रिएट पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स फॉलो करे हैं या नहीं करे, ये आपको देखना होता है। ये सब चीजें हम लोगों को इवेलुएट करनी है, ठीक है। आओ, सर्कमस्टांसेस, बस खत्म। तो ये तीन बातें हम ध्यान रखते हैं, तो इस ये तीनों को देखने के बाद ही हम लोगों को इंटरनल ऑडिटर के काम का यूज करना है या नहीं करना। मतलब एक तो उसकी इंटीग्रिटी के बारे में, जैसा कि हमने पढ़ा, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में, सॉरी, एक ही बात है, इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। एक उसका कॉम्पिटेंस और एक सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, इन तीनों चीजों को देखेंगे कि उसमें है या नहीं। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे उसके काम का यूज करना है, नहीं करना है, और करना है तो कितना यूज करना है, ठीक है। अब आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, व्हेन वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर शैल नॉट बी यूज्ड। कौन से केसेस में आपको इंटरनल ऑडिटर के काम का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। कब यूज नहीं करेंगे उसके काम का, देखो, कैन नॉट बी यूज्ड। पहला बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं, बताऊं क्या, देखो, उसकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, एंड डज नॉट अप्लाई सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। डिटेल में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका स्टेटस है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी प्रोसीजर है, वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करती। इंटरनल ऑडिटर्स ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर। इंटरनल ऑडिटर का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है, वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करती। एक बात, वो उसकी कॉम्पिटेंस, उसमें लैक ऑफ सफिशिएंट कॉम्पिटेंस, उसके अंदर प्रॉपर कॉम्पिटेंस भी नहीं है, जिस लेवल की कॉम्पिटेंस उसके अंदर होनी चाहिए वो भी नहीं है, ठीक है। और उसने सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच नहीं लगाई। तीनों में से अगर एक भी चीज, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब इंटरनल ऑडिटर जो है उसके काम को आपको यूज नहीं करना चाहिए। तीनों ही नहीं है तो बिल्कुल ही भूल जाओ। हम तो कह रहे हैं तीनों में से अगर एक नहीं है तो भी यूज नहीं करना है, एक बात। दूसरा, अब हम पढ़ेंगे कौन से केसेस में आपको इंटरनल ऑडिटर के काम का कम यूज करना चाहिए। अभी हमने पढ़ा आपको कब यूज नहीं करना है, अभी हम क्या बोल रहे हैं, राइट, सर्कमस्टांसेस इन विच एक्सटर्नल ऑडिटर शेल, क्या बोल रहा है, देखो, प्लान टू यूज लेस ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड परफॉर्म मोर ऑफ द वर्क डायरेक्टली। आप कोशिश कीजिए कि इंटरनल ऑडिटर के काम का कम से कम यूज करें, ठीक है, इन केसेस में जो भी हम बताने जा रहे हैं, राइट। और ज्यादा से ज्यादा जजमेंट खुद लगाएं, मतलब अनड्यू उसका यूज नहीं करना है, प्रीवेंट, देखो यहाँ लिखा भी है, इंटरनल ऑडिटर शैल मेक ऑल एक्सटर्नल ऑडिटर, सॉरी, external auditor shall make all judgment, right, and second, prevent undue use of the work of internal auditor function, and third, shall plan to use less of the work of function, and fourth, perform more of the work directly। इन circumstances में आपको जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको काम करना चाहिए। चारों अलग अलग नहीं है, चारों एक ही बात है, बस वर्ड्स अलग अलग हैं कि इन चारों केसेस, अभी हम नीचे 3-4 केसेस पढ़ने वाले हैं, उन केसेस में आप कोशिश कीजिए कि आप एक्सटर्नल ऑडिटर के काम का यूज कम से कम करें और ज्यादा से ज्यादा जजमेंट लगाएं। प्रिवेंट अनड्यू यूज ऑफ वर्क ऑफ, उसके काम को कम यूज करें, कोशिश कीजिए कि कम यूज करें, कम से कम यूज करना पड़े। प्लान यूज लेस ऑफ द वर्क, उसके काम, एक ही बात है, देखो, प्रिवेंट अनड्यू यूज ऑफ हिज वर्क, उसके काम का ज्यादा यूज करने से बचें या उसके काम का कम यूज करें, एंड ज्यादा फंक्शन आप खुद परफॉर्म करें, ये कोशिश करें। जजमेंट आप खुद लगाएं, ज्यादा काम आप खुद करें, उसके काम को कम यूज कीजिए, प्रिवेंट कीजिए अपने आप को कि उसके काम को यूज करना ही ना पड़े। कौन से केसेस, अब इसमें से 2 केसेस तो देखो वही हैं। पहला तो मोर जजमेंट इज, सॉरी मैं यहां आता हूं, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड रेलेवेंट पॉलिसीज, राइट,
डज नॉट सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। जी, लेस इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब फर्क क्या है, पीछे वाले में था डज नॉट सपोर्ट, तो आपको यूज ही नहीं करना। यहां कह रहे लेस, लेस सपोर्ट। ठीक है, आप कहेंगे सर लेस, पूरा लाइन पढ़ो। द लेस इंटरनल ऑडिट फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एडिक्वेटली सपोर्ट द इंटरनल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनल ऑडिटर का स्टेटस है, वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को कम सपोर्ट करते हैं। पीछे तक सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसके काम का यूज ही नहीं करना है। अभी हमने बोला उसके काम को, उसको ऑब्जेक्टिविटी को कम सपोर्ट करते हैं। सेकंड, लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, पीछे तक कॉम्पिटेंस है ही नहीं, तो आपको उसके काम का यूज ही नहीं करना। अभी हम बोल रहे हैं उसके अंदर कॉम्पिटेंस है, बट उस लेवल की नहीं है, लोअर लेवल का कॉम्पिटेंस है, तो भी आपको उसके काम का यूज नहीं करना है। ठीक है ना, कम करना है मतलब। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं। लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रोसीजर और ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस उसकी ऑब्जेक्टिविटी को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। मोर जजमेंट इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, आप तो इतना याद रख लीजिए। ठीक है ना, ऑडिट में ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है। मैं यहाँ थोड़ा लिखता हूँ, मोर जजमेंट इज इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग ऑडिट बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। और एक्सटर्नल ऑडिटर को जो ऑडिट करनी है उसमें ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है। देखो, जहां जजमेंट ज्यादा होता है ना, वहीं प्रॉब्लम होती है। जजमेंट एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, आपका अलग है, मेरा अलग है। एक सेम चीज के लिए आपका जजमेंट अलग हो सकता है, मेरा जजमेंट अलग हो सकता है, राइट, ये पॉसिबल है। आपका और मेरा जजमेंट अलग अलग हो सकता है। अब ऐसे में आपका जो जजमेंट है वो अलग होगा, मेरा अलग। अब जो काम मुझे एक्सटर्नल ऑडिट तो मुझे ही करनी थी, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनल ऑडिटर है, मैं एक्सटर्नल ऑडिटर हूँ, मुझे ही करनी थी एक्सटर्नल ऑडिट, तो काम तो मुझे करना था। अब उसमें जजमेंट लगाना है तो मुझे लगाना चाहिए था, मेरा जजमेंट आपसे अलग हो सकता है। हाँ, हमें कोई डॉक्यूमेंट चेक करना हो तो डॉक्यूमेंट जो आप चेक करो या मैं चेक करूं वो तो सेम ही रहेगा ना। जैसे अगर हम परचेज का बिल चेक कर रहे हैं, परचेज को बिल को चेक करने में कोई जजमेंट थोड़ी ना है। परचेज का बिल है, परचेज की एंट्री परचेज के बिल से मैच करनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी, उसका अमाउंट, उसकी डेट, उसका पीरियड एंड ऑल, वो मैच करना चाहिए। आप करो या मैं करूं, जजमेंट का कोई रोल ही नहीं है। पर जो ऐसे आइटम है जिसमें जजमेंट होता है, जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेट, जजमेंट होता है। अब आप अपने हिसाब से जजमेंट लगाओगे, मैं मेरे हिसाब से, मैं आपके जजमेंट का यूज करूं तो वो जस्टिफाइड नहीं। तो अगर किसी ऑडिटर को ऐसा लगता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर को, कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर अपन कर रहे हैं उसमें ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है, तो आप इंटरनल ऑडिटर के काम का यूज मत कीजिए। रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, हायर द असेस्ड रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट अगर ज्यादा है तो भी देखो, उस वाले केस में तो हम पीछे एक बात थी जो भूल नहीं सकते, जो हमको भूलनी नहीं चाहिए। हर हालत में अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल ऑडिटर की है। आपने उसके काम का यूज करा, कल को आपकी ओपिनियन गलत हो गई, बिकॉज उसकी ओपिनियन गलत थी या उसका काम गलत था, आप ही जिम्मेदार है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी इसको लेस इंटरनल ऑडिटर्स फंक्शन स्टेटस एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ एडिक्वेटली सपोर्ट ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर की जगह मैं करता हूँ लेस एडिक्वेटली सपोर्ट, यहां लिख देते हैं इसको ना, यहां से हटा देते हैं। अगर उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको वो उतना सपोर्ट नहीं करती है। और लास्ट तो है लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। इन चारों केसेस में आपको कोशिश करनी चाहिए कि इंटरनल ऑडिटर के काम का आप यूज ना करें, या फिर उसके काम का कम यूज करें। प्रीवेंट अनड्यू यूज, बेकार में ज्यादा यूज करने से बचें। ज्यादा से ज्यादा जजमेंट आप खुद लगाएं। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद में एक टॉपिक है डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड फॉर ऑडिटर। ये डिटरमाइन करने के लिए कि हमें एक्सटर्नल ऑडिटर के काम का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑडिटर को मतलब अपना स्कोप वगैरह डिसाइड करते समय, तो आप किस किस चीज को ध्यान में रखेंगे, सीधा आप इसमें आएंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो छोड़ दीजिए उसको। एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, ये कुछ एग्जाम्पल है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल बताए, बाकी तो देखो अल्टीमेटली ऑडिटर अपना जजमेंट लगाएगा। ऑडिटर खुद डिसाइड करेगा कि आपको एक्सटर्नल ऑडिटर जो है किस एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम का कितना यूज करे, कैसे यूज करे। टेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर इन्वॉल्विंग लिमिटेड जजमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट, ट्रैकिंग ट्रेसिंग ट्रांजेक्शंस थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम, टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद रेगुलेटरी
रिक्वायरमेंट सिस्टम, ठीक है। ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो आप, मतलब ऐसी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है ये, इन केसेस में एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम का यूज कर सकता है, ठीक है। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, आओ अब यहां पर इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करने का आपने मन बना लिया, फर्ज कीजिए आपने सोच लिया कि भैया मेरे को यूज करना ही है इंटरनल ऑडिटर के काम का। ये अपने ऊपर उसकी कॉम्पिटेंसी चेक करी होगी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी आपने चेक करी होगी, आपने उसका सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच है या नहीं ये देखा होगा। तब देखने के बाद में आपने फाइनल एक डिसीजन लिया होगा कि मुझे उसके काम को यूज करना है, नहीं करना है, और करना है तो कितना यूज करना है, ठीक है। आओ इस केस में अगर आपने डिसाइड कर लिया, देन एक्सटर्नल ऑडिटर शेल discuss the planned use of work of internal auditor for coordinating their respective activities। पहले तो जाके इंटरनल ऑडिटर से डिस्कस करो। अरे डिस्कस इसलिए करना पड़ेगा भाई, कोऑर्डिनेशन तो करना पड़ेगा ना। कोऑर्डिनेशन तुम कैसे करेंगे कि कितना कितना कैसे यूज करेंगे, उसको बताओ तो सही ना बेचारे को कि भाई हमने ऐसे से, अगर वो मना करता है तो यूज नहीं करेंगे। इस सब में वो एक लाइन है, बट वो लिखी कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि ऐसे में लिखी नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं है, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हम ऐसे ब्लाइंडली मान रहे हैं कि यार ऐसा होगा कि इंटरनल मना करेगा तो नहीं करेंगे, तो यहाँ पर उसकी सहमति है ऐसा हमने माना है। वो मना कर देगा तो आपको यहीं रुक जाना पड़ेगा। तो डिस्कस द यूज ऑफ प्लान यूज ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, सबसे पहले तो उससे जाके डिस्कस करो जिससे हम कोऑर्डिनेशन कर सकें कि वो अगर हम उसके काम का यूज करने वाले हैं तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन हम करते रहे। रीड द रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिलेटिंग टू द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, उसके काम का यूज करने वाले हो तो जरा उसके रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ लो। परफॉर्म सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर दैट एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान टू यूज, राइट। इंटरनल ये हैट नहीं है, दैट है, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर के काम का अगर आपने यूज करने का सोचा है तो एक बार इंटरनल ऑडिटर का जो काम है जिसको आप यूज करोगे उसमें से एक दो काम को जरा आप उसको ऑडिट कर लो। उसने जो काम करा उस काम को आप देख लो, उसकी ऑडिट कर लो, उसके ऊपर थोड़ा ऑडिट प्रेशर लगा लो, थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि यार वाकई में उसका काम उसने ढंग से करा है या नहीं करा है, थोड़ा नहीं एक आइडिया। तो ये बहुत जरूरी है। तो परफॉर्म सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर हम उसके काम का यूज करने वाले हैं तो उससे पहले अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, ठीक है। डिस्कस एंड कोऑर्डिनेट विद इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिटर के साथ में फाइनली हमें कोऑर्डिनेशन करना है सो दैट वी कैन यूज हिज वर्क, ठीक है। ऊपर तो था आपने उससे डिस्कशन करा कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसके काम को चेक करने के लिए, अभी हम फाइनली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कसिंग द प्लान यूज ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल फंक्शन एज अ बेसिस फॉर कोऑर्डिनेटिंग इट मे बी यूजफुल टू एड्रेस, मैं सीधा यहाँ पर आ रहा हूँ क्योंकि हेडिंग काफी अपने आप में क्लियर है। डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन विद इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ऊपर क्या था सर, ऊपर भी तो यही था, नहीं वहां पर हमने कहा था कि आप डिस्कशन करें, तो डिस्कशन में क्या क्या करना है यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग। ऊपर तो हमने आपको बताया कि अगर आपने उसके काम को यूज करने का सोचा है तो डिस्कस, राइट। रीड द रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड परफॉर्म सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर ऑन वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। अब डिस्कशन में क्या क्या डिस्कशन करेंगे देखो यार, सॉरी डिस्कशन करने के क्या क्या फायदे होंगे या डिस्कशन करने से हमें किन चीजों में हेल्प मिलेगी। एक तो टाइमिंग एंड नेचर ऑफ सच वर्क आप पहले से अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कवरेज, ऑडिट में क्या क्या कवर करना है ये डिसाइड हो जाएगा। मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, राइट, पीछे हम पढ़कर आए थे अगर आपको याद हो, वो डिसाइड करने में आसानी रहेगी। प्रपोज्ड मेथड ऑफ आइटम सिलेक्शन एंड सैंपल साइज, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क परफॉर्म्ड एंड रिव्यू एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। ये सब के बारे में पहले से अपने को थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं है बस। नीचे एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर इज इफेक्टिव व्हेन डिस्कशन टेक्स प्लेस एट अप्रोप्रिएट। पहले तो आपको यहां तक समझ लेना है, डिस्कशन कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, तो ये चीजें जो आपने अभी देखी ये इजी हो जाता है। अब एक टॉपिक है, बहुत ज्यादा काम का टॉपिक तो नहीं है, मैं जनरली तो बच्चों को सेल्फ ही दे देता हूँ पढ़ने के लिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। क्या, देखो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, ये तो तय है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, कम्युनिकेशन या डिस्कशन प्रॉपर नहीं होगा, तो आप कितना ही अच्छा प्लान कर लो, भले ही आपने उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखी हो, कॉम्पिटेंस देखी हो, वो बहुत कॉम्पिटेंट है इंटरनल ऑडिटर, उसकी ऑब्जेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, मतलब उसमें किसी तरह की कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, बंदा एकदम इंडिपेंडेंट है, अप्रोच भी डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक फॉलो करता है, सब बढ़िया बढ़िया है, ठीक है, सब कुछ एकदम चकाचक है।
लेकिन अगर आपने उसके काम को यूज करने का सोचा बट आपके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं, तो कितना ही आप उसके काम को अच्छे से प्लान आप यूज करने की कोशिश कर लो, आप उसका आउटपुट नहीं ले पाओगे। इसलिए दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा होना जरूरी है। ये जो हेडिंग आप पढ़ रहे हैं इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटर इज इफेक्टिव व्हेन। ये इन केसेस में या ये चीजें होती हैं तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत इफेक्टिव होता है। पहला, डिस्कशंस टेक्स प्लेस एट एप्रोप्रिएट इंटरवल्स, दोनों के बीच में प्रॉपर डिस्कशन होता है, प्रॉपर इंटरवल पे दोनों मिलते रहते हैं। इंटरवल से मतलब हर दूसरे तीसरे दिन मिलते रहो तो जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होती है। द एक्सटर्नल ऑडिटर इन्फॉर्म्स द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट मे अफेक्ट द फंक्शन। एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को उन सारी चीज़ों के बारे में बताता है, उन मैटर्स के बारे में बताता है, जो चीज़ें वो उसको यूज़ करने वाला है, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स उसको बताओ ना, तभी तो इंटरनल ऑडिटर को पता चलेगा कि आप उसके काम को कितनी इफेक्टिवनेस के साथ यूज़ करना चाहते हैं। द एक्सटर्नल ऑडिटर्स इज एडवाइज्ड ऑफ एंड हैज एक्सेस टू रिलेवेंट रिपोर्ट्स of internal audit function and informed any significant matters that comes to attention of function। यहाँ पे जहां जहां भी function word लिखा है ना, ये internal audit function है। that such matters may affect work of internal auditor। external auditor भी internal auditor को ये advise करता है कि भाई आप की रिपोर्ट्स हमें दे दो जिससे कि हम इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट्स पढ़ सकें। इंटरनल ऑडिटर को भी ऑडिट करने के दौरान कोई भी ऐसा मैटर मिले जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर के काम का हो सकता है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट पहले ही हो जाती है, एक्सटर्नल ऑडिटर बाद में आता है। ये लोग सब इसलिए पहले से डिस्कशन करके रख लेते हैं, चाहे एक्सटर्नल ऑडिटर अपना काम बाद में चालू करे पर वो डिस्कशन पहले से कर लेगा। हमने आपको पीछे बताया भी था कि जनरली एक्सटर्नल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सितंबर में हो जाता है, एजीएम होती है, काम चालू करेगा वो अप्रैल से, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट सितंबर के आसपास हो जाता है। तभी वो इंटरनल ऑडिटर से क्या कर लेता है, ये सब ना करके कोऑर्डिनेट करके उसको एडवाइस कर देता है कि भाई तेरे मैटर का मैं क्या यूज करूंगा, तेरे मैटर की क्या इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। तो इंटरनल ऑडिटर के दिमाग में रहता है कि अगर इंटरनल ऑडिटर को दिमाग में क्या रहता है कि यार अगर एक्सटर्नल ऑडिटर ये मैटर कोई आया तो मेरे को बताना है उसको, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है, सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है एक चीज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी देखो अपना यहाँ टॉपिक खत्म हुआ, कौन सा वाला, यूज ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आपको याद है हमारे दो टॉपिक थे, एक था यूज ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, एक था यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर जिसको हम डायरेक्ट असिस्टेंस भी बोलते हैं। इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस। सी, डिटरमाइनिंग वेदर and in which area and to what extent internal auditor can be used to provide direct assistance, right? Determine whether मतलब हाँ या ना, in which area and what extent, किस एरिया में कितना और कब हम एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का यूज कर सकता है। ठीक है, ये अपने को डिसाइड करना है। तो जैसे अपन ने वो डिसाइड किया था वैसे ही अब यहाँ पर क्या क्या देखो, पहले तो डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये ध्यान में रखना, राइट, जहां पे हम लोग सीधा एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर को बोलेगा कोई काम करने के लिए अंडर द डायरेक्शन सुपरविजन एंड क्या नाम है, रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, यानी एक्सटर्नल ऑडिटर के अनुसार इंटरनल ऑडिटर काम कर रहा है, उसका डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू है। ये तो हम पीछे भी पढ़ चुके। यहाँ एक बात याद रखनी है, पीछे भी पढ़ा थी ये दोनों बातें मैंने पीछे पढ़ाई थी। ये तो है मीनिंग ऑफ इंटरनल, मीनिंग ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस, ये तो मैंने दोबारा ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये क्या है, ये है एक्सटर्नल ऑडिटर को अगर प्रोहिबिटेड है कि वो इंटरनल ऑडिटर का यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो भैया इन सच केस एक्सटर्नल ऑडिटर shall not use वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, उसको इंटरनल ऑडिटर के काम का यूज नहीं करना। ये बात अपन पहले से डिस्कस कर चुके। ठीक है, अब अपन सीधा चलते हैं कि इफ फाइनली इफ नॉट प्रोहिबिटेड एंड एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान्स टू यूज डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, अगर इंटरनल ऑडिटर जो है उसका यूज करना प्रोहिबिटेड नहीं है एक्सटर्नल ऑडिटर को। ठीक है, सो इन दैट केस एक्सटर्नल ऑडिटर कैन यूज वर्क ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर कैन यूज इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, मतलब सब कुछ ओके है, लॉ ने मना नहीं करा और एक्सटर्नल ऑडिटर ने भी पूरा मन बना लिया कि मुझे इंटरनल ऑडिटर का यूज करना है, उसको बताना है क्या क्या काम करो और मेरे अंडर डायरेक्शन सुपरविजन में कराना है।
सो उस केस में एक्सटर्नल ऑडिटर शैल इवेलुएट एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी, काफी हद तक वही है, एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। ठीक है, यहां आपको चेक करना है वही सेम चीज, एक तो एक्सटर्नल ऑडिटर को चेक करना है इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी, और उसके ऊपर कोई थ्रेट्स तो नहीं है, राइट। ऑब्जेक्टिविटी पे थ्रेट्स मतलब इंडिपेंडेंस पे थ्रेट एक तरीके से। तो आपको देखना है कि क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अभी तक तो आप इंटरनल ऑडिटर के काम का यूज कर रहे थे, यहां तो आप इंटरनल ऑडिटर को ही यूज कर रहे हो, मतलब आप उसी को कोई पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहे हो, वही कोई पर्टिकुलर काम को आप करने के लिए उसको बोल रहे हो, वो करे ये काम पर्टिकुलर, ठीक है, ऐसा आप उसको बोल रहे हो। तो ऐसे केस में एक्सटर्नल ऑडिटर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इंटरनल ऑडिटर भी उसी की तरह इंडिपेंडेंट हो। इसके लिए एक्सटर्नल ऑडिटर को देखना है कि इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी पे कोई थ्रेट है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट, ऐसे पढ़ो आप, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी, और अगर हाँ तो उसका सिग्निफिकेंस, छोटा मोटा कोई थ्रेट है तो इग्नोरेबल है, बट बड़ा थ्रेट है तो वो फिर इंडिपेंडेंट नहीं है। सेकंड, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, ठीक है, ये आपको देखना है। अब कैसे करोगे ये, हाउ, थ्रू इंक्वायरी ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स रिगार्डिंग हिज इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप दैट मे क्रिएट थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी। इसके लिए इंटरनल ऑडिटर से पूछ लो कि भैया, उसी से इंक्वायरी करेंगे, उसी से हम पूछेंगे कि भैया आपका ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ कितना कितना इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट से मतलब यहाँ पे वैसा इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली कई बार होता है ना, उसका एंटिटी के साथ में किसी एमडी वगैरह का रिलेटिव है, डायरेक्टर का रिलेटिव है, या कोई और इस तरह का कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, वो उन्हीं से ऑब्जेक्टिविटी पे थ्रेट क्रिएट होता है। ऑब्जेक्टिविटी को अगर हम जनरल टर्म्स में देखें तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है क्या, इंडिपेंडेंस। तो हमें वही देखना है कि वो इंडिपेंडेंस उसकी है या नहीं, ठीक है। द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज द इंटरनल ऑडिटर, देयर आर, अब बिल्कुल उल्टा कर दो, कब यूज नहीं करना है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि इंटीग्रिटी हमने पीछे पढ़ा था ना, ऑब्जेक्टिविटी देखते हैं, कॉम्पिटेंस देखते हैं, उसने सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, और कब काम यूज नहीं करते, जब तीनों नाउ सेम है। एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर कब, इफ सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी और इंटरनल ऑडिटर लैक सफिशिएंट कॉम्पिटेंस, उस केस में आपको यूज नहीं करना। तो मोटा मोटी ये इसका जस्ट, इसका ये नहीं तो डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेना, यही पॉइंट ये बोल रहा है। इसके अलावा एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज डायरेक्ट असिस्टेंस टू परफॉर्म प्रोसीजर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से समझना, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी में, बच्चे समझते हैं हम पढ़ा रहे हैं कि कब उसके काम का यूज, नहीं, उसके काम का कब यूज नहीं करना ये तो आपने पढ़ लिया। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि इंटरनल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिविटी पे कोई थ्रेट नहीं है, मतलब बंदा एक्चुअल में इंडिपेंडेंट है और कॉम्पिटेंट भी है। तो ऐसे केस में तो आप, यानी एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है। तब भी इन चार चीजों में आप इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लोगे। नीचे लिखी चार चीजों में इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेना, इसका ऑब्जेक्टिविटी या कॉम्पिटेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कौन कौन से चार चीजें देखो, इन्वॉल्व्स मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट, यदि किसी एरिया में जजमेंट लगाना है तो खुद लगाओ, इंटरनल ऑडिटर के काम का यूज नहीं करना। रिलेटेड टू द हायर असेस्ड रिस्क, अगर कोई ऐसा एरिया है जिनमें रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है, वेयर जजमेंट इज रिक्वायर्ड इन परफॉर्मिंग रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर। रिलेट टू द वर्क परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिटर विच हैज ऑलरेडी बीन और विल बी रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस बाय इंटरनल ऑडिटर। ऐसे किसी काम को लेकर आप, ये तो दो कॉमन है, देखो ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा था जहाँ पे उसके काम को यूज नहीं करना, तब भी हमने कहा था कि अगर कोई सिग्निफिकेंट जजमेंट जहाँ ज्यादा लगाने होते हैं, जहाँ रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट है, वहां उसके काम का यूज आपको वैसे भी नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा शायद, देखो ये रहा, पहले दो पॉइंट देखो, जजमेंट जहां ज्यादा लगाना हो, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा हो, तो हमें उसके काम को कम यूज करना है। सेम चीज यहाँ पर है, इन केसेस में हमें उसको, उस इंटरलेटर को यूज नहीं करना है ना, उसके काम का यूज नहीं करना, उसको भी यूज नहीं करना। प्लस ऐसे किसी फंक्शन के लिए आप इंटरलेटर को मत बोलो जो ऑलरेडी इंटरलेटर परफॉर्म कर चुका और जो जिसके बारे में वो मैनेजमेंट को
TCWG को ऑलरेडी बता चुका है, अब आप दोबारा उसको मत बोलो। क्या ना, देखो वो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी आप उसको दोबारा वो करने के लिए बोलोगे ना, तो उसमें वो नहीं आएगा, है ना। वो ऑलरेडी मैनेजमेंट को बता चुका, वो डाउट क्रिएट करता है कि मैनेजमेंट के कहने पर वो पहले वो काम कर चुका, अभी दोबारा वो क्यों करेगा, वो भी वो काम जिसके बारे में ऑलरेडी उसने मैनेजमेंट एंड TCWG को इन्फॉर्म कर दिया और उसकी रिपोर्टिंग कर दी, तो आपको नहीं करना चाहिए। रिलेट टू द डिसीजन द एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डेंस विद ऐसे रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी, ये डिसीजन लेने के लिए कि हमें इंटरनल ऑडिटर के कौन से काम को कितना यूज करना है, ये डिसीजन लेने के लिए भी आप इंटरनल ऑडिटर से पूछ रहे हो। अब ये तो बेवकूफ़ी है, मतलब इंटरनल ऑडिटर से ही आप डिस्कस कर रहे हो, इंटरनल ऑडिटर को ही आप ये बोल रहे हो कि वो हमें बताए कि हमें उसके काम का कितना यूज करना है। ये डिसीजन लेने के लिए आप इंटरनल ऑडिटर का काम मत यूज कीजिए, वो तो आप खुद करें, डिसीजन ले, ठीक है। फाइनली, प्रायर टू यूजिंग डायरेक्ट असिस्टेंस द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल ऑब्टेन रिटर्न एग्रीमेंट। अब ये ध्यान से सुनिएगा, 2 पॉइंट, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए, अब हमें क्या समझ में आ गया, एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस कब ले सकता है, एक तो वो कॉम्पिटेंट एंड थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी ना हो। यदि थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी हैं या सिग्निफिकेंट थ्रेट्स हैं या वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो आप उसके काम का यूज नहीं करेंगे, एक बात। सेकंड, अगर आप उसके काम का यूज करते हैं तो भी 4 केसेस में आप उसके काम का यूज नहीं करेंगे। पहला, जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगाना होता है तो वहां उसके काम, वहां उसको यूज मत कीजिए। जहां रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, वहां पे भी आप डायरेक्ट असिस्टेंस मत लीजिए। जहां एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर ने कोई काम ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया एंड उसके बारे में वो मैनेजमेंट या TCWG को बता चुका है, तो वो भी दोबारा नहीं कराना उससे। और ये डिसीजन लेने के लिए कि हमें एक्सटर्नल ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर के काम का, इंटरनल ऑडिटर का कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए, ये डिसीजन लेने के लिए भी आप इंटरनल ऑडिटर का यूज मत कीजिए। अभी हम बता रहे हैं, चारों को छोड़ के बाकी किसी और एरिया में आप डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हो, अगर वो कॉम्पिटेंट है और ऑब्जेक्टिविटी नहीं है तो, ऑब्जेक्टिविटी है तो। मान लीजिए आपने डिसाइड किया, तो अब जब फाइनली आपने सोच लिया कि आपको एक्सटर्नल ऑडिटर का यूज करना है, ठीक है, इंटरनल ऑडिटर का, सॉरी, तो फिर उस केस में 2 चीजें ध्यान रखें। पहला, ऑप्टेन, मतलब एक चीज ध्यान रखें, 2 के लिए, ऑप्टेन रिटर्न अग्रीमेंट from entity that internal auditors will be allowed to follow external auditors instruction and entity will not intervene in work of internal auditor performs। ये बहुत जरूरी है। आपने जब ये डिसाइड हो गया है, अभी देखो क्या ना, आज तो मैनेजमेंट कुछ नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को यूज करना चालू करेगा, उसके कहने पर इंटरनल ऑडिटर जब काम करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर के कहने पे इंटरनल ऑडिटर काम करेगा, उसके अंदर डायरेक्शन सुपरविजन जब वो काम करेगा, तो मैनेजमेंट को क्या 2-3 दिन बाद खुजली होने लग जाएगी। मैनेजमेंट को 2-3 दिन बाद लगेगा, यार ये तो साला खुद कुछ कर ही नहीं रहा, सारा काम इसी से करा रहा है, इसको इस चीज के पैसे दिए थे क्या, फिर क्या फायदा इसको लेकर आने का, सारा काम ये किससे करवा रहा है, इंटरनल ऑडिटर से करा रहा है, ऐसा उसके मन में आ सकता है। फिर वो उंगली करना चालू करेगा। तो पहले ही उनसे एक WR ले लो कि भैया ऐसा है, हम एक्सटर्नल ऑडिटर के काम का, सॉरी, इंटरनल ऑडिटर के काम का यूज कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिटर का यूज कर रहे हैं, एंड ही विल परफॉर्म सर्टेन फंक्शन अंडर आवर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। तुम्हें कोई दिक्कत है तो पहले बता दो, तो हम नहीं करेंगे। दिक्कत है तो बोल दो, हम नहीं करेंगे उसका यूज। नहीं है तो लिख के दे दो कि तुम इंटरफेयर नहीं करोगे, और उधर से वो मैनेजमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर को भी इंस्ट्रक्शन देगा कि आप एक्सटर्नल ऑडिटर की बात सुनिए। हम मैनेजमेंट को कह रहे हैं कि आप हमें ये तो लिख के दो ही कि आप इंटरफेयर नहीं करोगे, प्लस आप ये भी लिख के दो, आप इंटरनल ऑडिटर को भी इंस्ट्रक्शन दो कि वो हमारी बात सुने। देखो, ऑप्टेन WR फ्रॉम एंटिटी, ये WR किससे लेना, एंटिटी से, दैट इंटरनल ऑडिटर विल बी अलाउड टू फॉलो एक्सटर्नल ऑडिटर्स इंस्ट्रक्शन। इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए मतलब बाउंड होगा, एंड एंटिटी विल नॉट इंटरवेन इन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म्स फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर ने जो काम हमारे लिए करा उसमें इंटरफेयर मत करो, बाकी तो आप इंटरनल ऑडिटर के काम में जो इंटरफेयर करना है करो, उससे हमें क्या लेना देना, ठीक है। अच्छा, एक आपको लेना है रिटर्न एंगेजमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर that they will keep confidential specific matters as instructed by external auditors and inform the external auditor of the threat to objectivity। आप WR उससे भी लोगे कि वो लिख के देगा कि भाई एक तो वो एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए काम कर रहा है या एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए उसने 2-4 फंक्शन परफॉर्म करें, इस बात को वो किसी को बताएगा नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा, क्योंकि पब्लिक को हम नहीं बताते। सेकेंड, कोई भी अगर थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी आता है तो वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर को, यानी काम के दौरान भी अगर कोई ऑब्जेक्टिविटी पे स्ट्रेस आया तो वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा किसको, वो इन्फॉर्म करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर को। ये बात वो WR में लिख के देगा, ठीक है। तो आप उसके काम का उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सो दैट्स ऑल अबाउट SS 610। ये अच्छे से पढ़ के जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है।
थैंक यू।